हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट के जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे उसको कवर करने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 23, 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसके बाद हमें मिल जाएगा 25, 26, 27, 28 ये है धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद आपको 29 और 30 मिल जाएगा शैक्षणिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता। और उसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा सबसे 32 का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 31 नहीं 32 की बात करें तो वहां पे आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचार। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। तो लाइए हम इसको जल्दी से रिमेनिंग भी कवर कर देते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध बलात् श्रम यानी बल और लात यानी बलपूर्वक किसी से काम कराना, दैट इज बलात् श्रम। अगर किसी भी तरह से आपका शोषण हो रहा है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो रहा हो, और बंधुआ मजदूरी की तरह करा रहे हैं या फिर देह व्यापार करा रहे हैं, ये सब कहाँ पे फॉल करता है? आर्टिकल 23 में। तो इस तरह के काम नहीं कराए जा सकते। अगर ये वायलेट हो रहा है तो इसके बेस पे कोर्ट पे जा सकता है। इसके बाद है 24 दिखाता है किसी भी खतरनाक, जैसे पटाखे की फैक्ट्री हो गई या इस तरह के चीजों में जो खतरनाक चीजें हैं वहां पे बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते हैं, और ये उनके शोषण माना जाएगा किसमें? आर्टिकल 24 में। इसके बाद है, ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध। उसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार में क्या होता है कि आपका धर्म, सपोज इसमें जो इंसान अपना धर्म चाहता है वो अपना सकता है, चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है, चाहे नहीं कन्वर्ट हो सकता है। कोई जबरदस्ती से कन्वर्ट कर नहीं सकता, या उसकी मर्जी जो होगी, किसी और धर्म में भी पैदा हुआ है और उसे लगता है कि किसी और धर्म में जाना चाहिए, तो ये पूरा उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वो किस धर्म को अपनाना चाहता है। ये आर्टिकल 25 में आता है। उसके बाद मान लीजिए आपके जो भी धर्म है, आप सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जैसे कि भंडारा होना, या फिर चौकी निकलना, या फिर दुर्गा पूजा होना, या फिर नमाज पढ़ा जाना, या फिर जो पंजाबियों में जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो मुझे नहीं पता उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। साथ में जो रस वगैरह बांटा जाता है, वो सब चीजें, जितनी भी ये सब धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं, ये सब सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। इसके बाद 27 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही है जो टैक्स फ्री बनाता है। धार्मिक कार्यों में जो चीजें जितनी भी इन्वॉल्वमेंट होती है वो टैक्स फ्री है। आपको ये बताना पड़ता है हाँ कि क्या चीजें चल रही, कैसे आ रही हैं, क्योंकि आप फिर कुछ और भी बन सकता है इसका। इस वजह से थोड़ा सा आपको सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये टैक्स फ्री है, इसमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। आप अलग जॉब में और किसी भी चीज में, अगर आप किसी भी चीज को, छोटा सा सामान भी खरीद रहे हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन रिलीजियस चीज में ये उनको फ्रीडम दी गई है कि आर्टिकल 27 ये उनका हेवन है। अभी उससे याद करेंगे ना उस, अरे हाँ मैं आपको याद ही कराना भूल गई। चलिए इससे याद इस वाली वीडियो में करा देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे 27 क्या है? टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा जो सरकारी विद्यालय बनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा रन कराए हुए विद्यालय होते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, संस्कृत, उर्दू और किसी भी टाइप के लिटरेचर में जो धार्मिक टेक्स्ट हैं, जैसे कि संस्कृत में हमारा भागवत गीता है, और इसके सिवा कालिदास के लिखे हुए अभिज्ञान शकुंतला, मेरी फ्रेंड वगैरह हैं जो संस्कृत पढ़ती हैं, वो बताती हैं उनके कोर्स में है। तो ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, रादर वो उन्हें एक लैंग्वेज की शिक्षा देनी है। इस वजह से ये सारे टेक्स्ट पढ़ने होते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन अलग तरीके से धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, जो कि सरकारी विद्यालय होंगे। इसके साथ ही मदरसा में भी उर्दू ही पढ़ाया जाता है, उसमें जो उनके टेक्स्ट आते हैं वो उसमें पढ़ते हैं। ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद क्या हो गया 29 में और 30 ये बात करते हैं शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में। इसमें अल्प 29 कहता है कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो, उनको किसी संस्थान में, किसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक संस्थान में जाने से मना नहीं कर सकते हैं आप। और अगर इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, if they feel that they don't want to be the part of mainstream का पार्ट नहीं होना चाहते, वो खुद चाहते हैं कि अपने टाइप से एजुकेशन बनाए अपने लोगों के बीच में, तो वो उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है, वो आर्टिकल 3 में मिल जाए 30 में मिल जाएगा।
फिर उसके बाद 32 वाले में आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो संवैधानिक उपचार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसी के द्वारा आप एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, और कोर्ट को भी ये अधिकार है कि वो डायरेक्टली किसी को भी रिट भेज सकता है कि आपने इनके फला इंसान के या फिर किसी ग्रुप के लोगों का फंडामेंटल राइट्स आपने छीना है। तो ये दोनों के लिए है। ब्रिज कौन करता है? आर्टिकल 32 करता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि 226 में यानी 226 में हाई कोर्ट को भी रिट्स निकालने का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के लिए, और उससे ज्यादा अधिकार है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी और चीजों के लिए वो रिट्स निकाल सकता है हाई कोर्ट। लेकिन ये 226 ध्यान रखिएगा वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की इजाजत देता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही जाने की इजाजत देता है, लेकिन ये खुद भी ये इजाजत देता भी है, खुद भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बचाता भी है और खुद भी फंडामेंटल राइट है, और ये बाध्य है। अब हाई कोर्ट में तो एक बार कंडीशन लगा दी जाएगी, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। इसी वजह से भीमराव अम्बेडकर ने इसको भीमराव अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इसी वजह से गारंटर, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और गारंटी देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है कि आपका फंडामेंटल राइट किसी भी हाल में वॉलेट नहीं किया जाएगा। स्पेशली 20 और 21 इमरजेंसी भी लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी भी लग जाएगी, तब भी 20 और 21 नहीं छीना जा सकता है, और 20-21 भी तभी छीना जा सकता है जब आप इतना जघन्य अपराध कर दे जिसके लिए सजाए मौत है। इसके सिवा आपको किसी भी हाल में फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं किया जा सकता है। 20-21 की बात कर रही हूँ, और इमरजेंसी लग जाती है तो बाकी 358 लग जाए, अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है, वो सब चीजें हम वहां पर करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि मेजर जो ये दो हैं वो किसी भी हालत में नहीं हटाए जा सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, और बाकी फंडामेंटल राइट सिर्फ इमरजेंसी या कुछ सर्टन एरिया कंडीशन में ही रोके जा सकते हैं। जैसे कोरोना के समय में सबको रोक दिया गया था कि आप घूमने नहीं जा सकते, वैसे ही ये इसका पार्ट है। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स। अब देख लीजिए कौन 5 रेट होते हैं। इसके जस्ट बाद में एक वीडियो आपको अवेलेबल होगा जिसमें हमने पूरे रेट को बहुत अच्छे से डिटेल में, आई कवर्ड एवरीथिंग ओवर देयर, सारा रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पे कवर है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं शॉर्ट में। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म का मतलब, ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, वेरीज कर सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि ये इंग्लिश टर्म नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी। टू हैव बॉडी का मतलब डेड बॉडी नहीं है। टू हैव बॉडी उस इंसान की जिसको इलीगली डिटेन किया जा सकता है, मतलब किसी इंसान को अगर गिरफ्तारी की गई है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, कि ये चेक करने के लिए कि वेदर इट इज लीगल और इलीगल, लीगल तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, या जो केस या जिस बेस पर आपको गिरफ्तार किया गया वो सच है कि नहीं, वो ग्राउंड सही है या नहीं। तो ये हो गया आपका डिटेंशन से रिलेटेड। और हैबेस कॉर्पस, इसको हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। बंदी मतलब जिसको आपने बंदी बना रखा है, गिरफ्तार किया है, उसको प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रत्यक्ष करिए, उसको सामने लाइए। और करण वहां लगता है जब किसी प्रोसेस को शो करता है, यानी इसको सामने लाने का, जज के सामने प्रत्यक्ष करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद परमादेश, मतलब आदेश से भी बड़ा परमादेश, यानी सबसे बड़ा आदेश ये आता है कि इफ समबडी इज होल्डिंग अ पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस, किसी ने भी स्थान ने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एसडीएम बन गया है, बट वो वहां बैठकर उस अपना पावर का मिसयूज कर रहा है। भी रिसेंटली केस हुआ है एक एसडीएम वाला, उससे भी, इसलिए मैं उसको मेंशन कर रही हूँ। उसको हक दिया गया है कि आप अपना काम करिए, कि आप एसडीएम हो गए हैं तो किसी को भी कोर्ट देंगे, तो ये आपने अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, इस बेस पर आप पे एक्शन लिया गया। उसके सिवा बाद में बहुत कुछ हुआ, वो सब बात की बात है। इसका मतलब हुआ है वी कमांड, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। उसके बाद होता है प्रोहिबिशन और सेशरी, ये दोनों रेट्स होते हैं वो कोर्ट से एसोसिएटेड है। अगर किसी भी कोर्ट में आपकी कोई केस चल रहा है और बीच में ऐसा लगता है कि
किसी भी पक्ष का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट, उससे भी हायर कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में है उससे हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। और कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और यहाँ पे उस हायर कोर्ट को ये अथॉरिटी होती है कि दे कैन बी टेक द चार्ज ऑफ दैट केस, वो उस केस को अपने हाथ में ले सकते हैं कि तुमने इसका और किस बेस पे, अगर किसी भी कंडीशन में उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो अपील किया जा सकता है। ये प्रोहिबिशन, ये केस के बीच में भी कोई केस उठाया जा सकता है। और दूसरा शेरियो क्या कहता है, इसका मतलब होता है टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सर्टिफाइड, और उत्प्रेषण भी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें अगर कोई जजमेंट पास हो गया है और फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है या ये प्रूफ हो जाता है कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है, तो वो केस होने के बाद भी वो हाई कोर्ट में उससे हायर कोर्ट में जाकर उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है अगर फैसला सही नहीं है, और नया जजमेंट दिया जा सकता है। उसके बाद लास्ट है को वारंटो। को वारंटो कंडीशन होती है जब कोई इंसान किसी पद पर बैठा है लेकिन उसने योग्यता जो रखी गई थी उसको क्वालिफाई नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इसका फाइनेंस एग्जाम्पल है, अभी कुछ समय पहले एक 2 लाख में कोई आईपीएस बन के बिहार में घूम रहा था और बाद में पकड़ा इसी बेस पे गया कि आपने एक जो क्राइटेरिया बनाया गया है, यू डिडंट क्वालिफाई दैट क्राइटेरिया एज सिट हियर। तो किस बेस पे, किस अथॉरिटी से, अधिकार ने अधिकार पूछते किस अधिकार से बैठे हो, तुम्हें अधिकार तो दिया नहीं है किसी ने, तो थप्पड़ तो लगाया नहीं गवर्नमेंट ने, तो आप कैसे बैठे हो, तो ये इसमें आ जाएगा, को वारंटो में आ जाएगा। तो ये रहे हमारे फंडामेंटल राइट्स और रिट्स। रिट्स को अलग से डिटेल में डिस्कशन भी यहाँ पे इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आएगा। कोई भी इशू हो, फील फ्री टू शेयर योर व्यू, एंड if you want any particular topic you can be ask me. I'll meet next in the next class. Okay, till then, take care. Bye bye.